ज्योग्राफी करंट अफेयर का ये हमारा 5वां लेक्चर है। 4 लेक्चर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे आज के लेक्चर से। आज का हमारा लेक्चर का पहला टॉपिक है NH766। देखो NH766 जो रोड वगैरह हाईवे वगैरह हुआ करते हैं तो डायरेक्टली ऐसे नहीं पूछता है, लेकिन प्रीलिम्स में जो काफ़ी न्यूज़ में होते हैं उसके बारे में पूछ लेता है या मैच कराने को दे देता है कि ये किसके किसके बीच में है। तो NH766 न्यूज़ में था क्योंकि जो वायनाड डिस्ट्रिक्ट है, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है केरला में, है ना, और बांदीपुर में जो है, तो इसकी वजह से, इस हाईवे की वजह से वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा थ्रेट पहुँच रहा था। और भी कई सारे रीजन हैं जिसकी वजह से NH766 न्यूज़ में था। तो NH766 के बारे में हम थोड़ा सा देखें। ये किसके किसके बीच में, कर्नाटका और केरला के बीच में है। फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट कि ये किसके किसके बीच में है, कर्नाटका और केरला के बीच में है। और ये पास होता है बांदीपुर टाइगर रिजर्व से, जो कि कर्नाटका में है। तो ये इनडायरेक्टली भी दे सकता है कि बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो है वो कहाँ पे है, तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व वो कर्नाटका में है। ठीक है, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो NH766 में कुछ याद करने के लिए मतलब कि प्रीलिम्स में जिसके द्वारा पूछा जा सकता है। और बांदीपुर टाइगर रिजर्व के बारे में हम डिटेल में ऑलरेडी हमारे एक पहले फर्स्ट लेक्चर में हम कवर कर चुके हैं, जिसमें सारे टाइगर रिजर्व्स के बारे में हम डिस्कशन किए हुए हैं। तो यहाँ अगर हम मैप में देखें, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये बांदीपुर टाइगर रिजर्व है, ये नागरहोल टाइगर रिजर्व है, और यहाँ से होके ये NH766 जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले NH766 का नाम NH212 था, बाद में इसको NH766 कर दिया गया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नेशनल मानसून मिशन। नेशनल मानसून मिशन काफ़ी न्यूज में था क्योंकि इसने जिस तरीके से वेदर के बारे में बताया था कि इंडिया में इस साल ऐसा वेदर होगा, वो उसके जैसा नहीं रहा, उसके काफ़ी अपोजिट हुआ। काफ़ी ज़्यादा मानसून आया, और जबकि इसने बोला था मानसून जो है जो ठंडियों के टाइम पे जो आता है बारिश, वो कम होगी। ठीक है, तो इसके बारे में हम देखें नेशनल मानसून मिशन के बारे में, तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर में काम करता है। तो फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट इज दैट कि मिनिस्ट्री ऑफ द अर्थ साइंस के अंदर में काम करता है, और 2012 में आया हुआ था। तो ये बेसिकली ये डायनेमिकल प्रेडिक्शन करता है मानसून के बारे में, रेनफॉल कैसे होगा, कितने स्केल तक होगा, इसको बताता है ये। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ हम देखें तो ये जो हमारा मानसून मिशन है वो बेस्ड है जो USA का मॉडल है, क्लाइमेट फॉरकास्ट सिस्टम USA का, उसके मॉडल के बेस पे है। तो इसका क्या क्या फंक्शन है, इसका फंक्शन है कि इम्प्रूव करना प्रिडिक्शन ऑफ द मानसून रेनफॉल। ठीक है, और दूसरा इम्प्रूव प्रिडिक्शन ऑफ द टेम्परेचर, रेनफॉल एंड एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। ठीक है, 15 दिन पहले या 16 दिन पे ये जो है बता देता है कि ऐसा कुछ होने वाला है। इसने जैसा प्रेडिक्ट किया था वैसा इस साल नहीं रहा, इस वजह से काफ़ी न्यूज़ में था। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा आता है एशिया ओल्डेस्ट बाम्बू। देखो पहले ये माना जाता था कि जो एशिया में बाम्बू है वो यूरोप से आया हुआ है, लेकिन अभी जो एविडेंस मिले हुए, जो फॉसिल्स आसाम में मिला हुआ है, ठीक है, माकुम कोलफाइड में आसाम में मिला है, उससे ये पता चल रहा है कि एशिया में जो भी बाम्बू है वो यूरोप से नहीं बल्कि वो इंडिया से आए हैं। तो इंडिया ही एशिया के बाम्बू का बर्थ प्लेस है। तो प्रीलिम्स ये पूछ सकता है कि एशियन बाम्बू का बर्थ प्लेस क्या है, तो एशियन बाम्बू का बर्थ प्लेस इंडिया है। पहले होता था यूरोप माना जाता था एशियन बाम्बू का बर्थ प्लेस। ठीक है, तो अगर हम ऐसे देखें सबसे ज़्यादा बाम्बू कहाँ पे मिलता है, सबसे ज़्यादा मिलता है कि चाइना प्रोविंस में, एक यूनान प्रोविंस है चाइना का, वहाँ पे सबसे ज़्यादा बाम्बू वहीं पे देखने को मिलता है। और ये जो पहले माना जाता था कि यूरोप से आया हुआ है वो चेंज हो गया, वो अब माना जाता है कि एशिया का बाम्बू एशिया ही ओरिजिनेटेड है, वो भी इंडिया से ओरिजिनेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जियोटेल। रिसेंटली देखो जियोटेल जो है वो न्यूज़ में था क्योंकि एक इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ चंद्रयान 2। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ द चंद्रयान 2 है जिसका नाम है क्लास का फुल फॉर्म हम देखें तो चंद्रयान 2 लार्ज एरिया सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर इसका नाम है। इसने डिटेक्ट किया चार्ज पार्टिकल ड्यूरिंग द ऑर्बिटर पासेस थ्रू द जियोटेल। जब जियोटेल से जो है कि ऑर्बिटर पास होने लगा तो यहाँ से इसने कुछ चार्ज पार्टिकल को डिटेक्ट किया। हम जियोटेल के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा डिटेल में। देखो क्या होता है, जियोटेल रीजन एग्जिस्ट एज ए रिजल्ट ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन द सन एंड अर्थ। मान लो कि यहाँ पे देखो यहाँ पे अर्थ है
यहाँ पे सन है, ठीक है, मान लो यहाँ पे मून है, तो अर्थ के जिस साइड में सन है उधर यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड जो है सन की रेज की वजह से अर्थ के चारों एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डेवलप हो जाता है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 3 से 4 गुना जो है बड़ा है अर्थ के कंपैरिजन में, ठीक है। लेकिन वही जिस अपोजिट डायरेक्शन में, सन के अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ सन का जो शेप हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड का वो जियोइड शेप में हो जाता है। मतलब सपोज यहाँ पे अर्थ है, यहाँ पे मून है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जियोइड शेप में हो जाता है और यहाँ पे सन है, ठीक है। तो ये जियोइड जो एरिया है वो मून को भी पार कर जाता है। तो इस वजह से, और यहाँ पे भी चार्ज पार्टिकल को डिटेक्ट किया गया जब चंद्रयान 2 का ये ऑर्बिट जो है वो यहाँ से होकर जब चक्कर काट रहा था। तो यहाँ से जब मून इस एरिया से होकर गुजरता है तो इस एरिया को क्रॉस करने में, उसको जियोटेल को क्रॉस करने में 6 दिन लगते हैं। तो यही है इसके बारे में, जियोटेल के बारे में। तो जियोटेल ओरिजिनेट कैसे होता है कि सन जो सोलर विंड्स एमिट करता है उसकी वजह से ओरिजिनेट होता है, ठीक है। तो जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है वो सोलर विंड प्लाज्मा की वजह से ही डेवलप होता है। तो हमने देखा कि एक साइड में किस तरीके से होता है और दूसरे साइड में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस तरीके से जियोइड शेप ले लेता है, जो कि मून को भी पार कर जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जियोटेल के बारे में, हम यहाँ क्लियरली देख सकते हैं, ठीक है। तो ये मून है, यहाँ से जो है जियोटेल यहाँ से होके जा रहा है और ये मून को भी क्रॉस कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हिंदू कुश हिमालयन रीजन के बारे में। हिंदू कुश हिमालयन रीजन इसलिए न्यूज में था क्योंकि इंडिया की मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कोलैबोरेट करने को सोचा, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एजेंसी ऑफ चाइना पाकिस्तान प्रोविंस से, ताकि हिंदू कुश रीजन में क्लाइमेट वगैरह को अर्ली जो है प्रेडिक्ट किया जा सके। तो हिंदू कुश रीजन के बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। तो हिंदू कुश रीजन में आता है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चाइना, इंडिया, किर्गिस्तान, मंगोलिया, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो इतने सारी कंट्री जो हिंदू कुश रीजन में आते हैं। हिंदू कुश को माना जाता है कि ये थर्ड पोल है। जैसे कि अर्थ का अगर देखो तो यहाँ पे आर्कटिक है नॉर्थ साइड में और साउथ में अंटार्कटिका है। तो नॉर्थ और साउथ ये 2 पोल हो गए, और जो हिंदू कुश रीजन है, जो हिमालयन वाला रीजन है, उसको माना जाता है कि ये थर्ड पोल है, क्योंकि यहाँ पे भी ग्लेशियर सबसे ज़्यादा मिलते हैं। और ग्लेशियर्स मिलने के साथ बहुत बड़ी, मतलब कि लगभग 10 नदियाँ यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, जिसकी वजह से भी इसको थर्ड पोल माना जाता है। और क्लाइमेट में काफ़ी भारी मात्रा में ये रोल प्ले करता है। अब हम थोड़ा सा वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़े। तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 192 मेंबर्स हैं, और ये यूएन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। तो अगर प्रीलिम्स में पूछ दे कि इसमें वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इज ए पार्ट ऑफ द यूएन और स्पेशलाइज्ड एजेंसी, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट होगा। तो ये इस्टेब्लिश हुआ था 1950 में, जब रेटिफिकेशन हुआ था WMO का कन्वेंशन ऑन द 23 मार्च ऑफ 1950। तो 1950 में ये फॉर्म हुआ था और यूएन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। यहाँ हम मैप में देखें तो ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन हिंदू कुश रीजन है, हम क्लियरली मैप में इसको देख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है जो प्रीलिम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है सैटर्न इज प्लैनेट विद हाईएस्ट नंबर ऑफ मून्स। देखो अभी कुछ दिन पहले ये माना जाता था जो जुपिटर है उसके सबसे ज़्यादा मून्स हैं, 79 मून। लेकिन न्यू जो है सैटर्न के नए 20 मून्स की डिस्कवरी के बाद जो सैटर्न के मून की संख्या है वो 82 हो गया। तो अभी सैटर्न के पास सबसे ज़्यादा मून का नंबर है, और ये अनाउंस किया गया इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन माइनर प्लैनेट सेंटर के द्वारा। तो अभी आप प्रीलिम्स में अगर ऑप्शन दे दे जुपिटर और सैटर्न, तो सैटर्न जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट होगा। जो 20 नए मून्स डिस्कवर हुए हैं सैटर्न के, उसमें 17 तो ऐसे हैं जो कि जिस डायरेक्शन में सैटर्न मूव करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, और 3 जो है वो सैटर्न के ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट था सैटर्न के बारे में, ठीक है। और नेक्स्ट आता है हमारा टाइफून हेगेबिस। देखो टाइफून हेगेबिस जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लड और लैंडस्लाइड कॉज किया जापान में, इस वजह से काफ़ी न्यूज में था टाइफून हेगेबिस, ठीक है। तो टाइफून हेगेबिस के बारे में बात करें तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रोम है जो कि जापान को हिट कर रहा है 1958 से। तो जापान के साइड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रोम है टाइफून हेगेबिस, ठीक है। तो हेगेबिस का ही मीनिंग होता है स्पीड, ठीक है।
और अगर हम टाइफून एडा की बात करें तो टाइफून एडा जिसको कोनागावा टाइफून भी बोलते हैं और टाइफून हेगेबिस, ये दोनों के दोनों जो है वो जापान के तट पे आने वाले टाइफून्स हैं। अगर हम डिफरेंस देखें साइक्लोन में क्या डिफरेंस है, हरिकेन में क्या डिफरेंस है और टाइफून में क्या डिफरेंस है, तो इनमें कुछ डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, सारे के सारे ट्रॉपिकल स्ट्रॉम्स है। एक कॉमन फीचर क्या है कि सब जो है ट्रॉपिकल स्ट्रॉम्स है, लेकिन इनके ओरिजिन के बेस पे इनका नाम अलग अलग दे दिया जाता है कि ये कहाँ पे ओरिजिन हुआ है, उस कंट्री के द्वारा उसका नाम अलग दिया जाता है। अगर हम तीनों का यहाँ पे देखो, यहाँ पे आया था हेगेबिस जापान, यहाँ पे टोक्यो है, ठीक है, जापान की कैपिटल। अगर हम इसका मैप में लोकेशन देखें तो देख सकते हैं इस साइड में अटलांटिक ओशन में और यहाँ पे पैसिफिक ओशन में, यहाँ पे टाइफून, यहाँ पे आता है हमारा हरिकेन और यहाँ पे टाइफून, ठीक है, जो जापान साइड में है, और इंडियन ओशन में, और इधर आता है हमारा जो है कि साइक्लोन। तो ये सब जो है कि देखो सेम लैटिट्यूड पे देखें, तीनों का सेम लैटिट्यूड पे ओरिजिन है, तीनों जो है ट्रॉपिकल जोन में ओरिजिनेट होते हैं, बस इनका अलग अलग जगह पे ओरिजिनेट होने की वजह से इनका अलग अलग नाम है। नेक्स्ट हमारा आता है तुलागी आइलैंड। तुलागी आइलैंड देखो काफ़ी न्यूज़ में था, यूपीएससी प्रीलिम्स में ऐसे सवाल पूछ सकता है कि आइलैंड दे देगा मतलब कि आइलैंड दे देगा और पूछेगा ये आइलैंड्स कहाँ पे है, करेक्टली कौन से मैरिड है। तो तुलागी आइलैंड बेसिकली एक सोलोमान आइलैंड है। ये सोलोमान जो आइलैंड कंट्री है उसका एक पार्ट है जिसने अभी इसको चाइना को लीज पे दिया 75 ईयर्स के लिए। चाइना ने इसको लीज पे लिया 75 ईयर्स के लिए, ये कह के कि वो रिफाइनरी जो है कि डेवलप करेगा इस आइलैंड पे, लेकिन फिर भी ये दो डुअल पर्पज़ के लिए ले रहा है कि चाइनीज मिलिट्री बेस के लिए और रिफाइनरी के लिए। तो ये यूनाइटेड स्टेट और ऑस्ट्रेलिया और क्वाड कंट्री जो चार मिलके इंडियन ओशन में एक्सपेंड करने से रोक रहे हैं चाइना को, उसको जो है उसको एक्सपेंड कर रहा है ये चाइना। तो तुलागी आइलैंड के बारे में बस यही हमें जानना है। और इसके पहले भी तुलागी आइलैंड जो है जापान के नेवल हुआ करता था, जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ था तो जापान नेवल साइट हुआ करता था। तो ये आइलैंड जो है वो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा आता है माउंट पेक्टू। माउंट पेक्टू इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि नॉर्थ कोरिया के लीडर ने अभी माउंट पेक्टू को जो है कि विजिट किया। जब भी इस कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन इनको लेना होता है तो माउंट पेक्टू को विजिट करते हैं, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कंटेक्स्ट, लेकिन माउंट पेक्टू का लोकेशन क्या है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एक तरीके की वोल्केनिक माउंटेन है, ठीक है। ये सिचुएटेड है बॉर्डर बिटवीन द नॉर्थ कोरिया एंड द चाइना के बीच में। तो हम मैप में इसको देख लेते हैं, ये हमारा नॉर्थ कोरिया, ये है चाइना, तो इसके बॉर्डर पे लोकेटेड है माउंट पेक्टू। तो ये लोकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा आता है भाषणचर आइलैंड। देखो इस साल हम क्या देख रहे हैं कि बहुत सारे आइलैंड जो है वो न्यूज़ में है, तो ऑब्वियसली आइलैंड से एक क्वेश्चन आने के चांस है, चाहे वो जैसे आए, चाहे वो सिंपल क्वेश्चन के फॉर्म में आ जाए या तो मैच कराने को आ जाए। तो भाषणचर आइलैंड जो है वो बांग्लादेश में है। कि देखो जो रोहिंग्या कम्युनिटी आई हुई है म्यांमार से, ठीक है, तो वो अभी बांग्लादेश में कैंप में रह रहे हैं। तो इनके लिए बांग्लादेश ने क्या किया कि भाषणचर आइलैंड, जैसे कि सपोज ये बांग्लादेश है तो यहाँ पे एक भाषणचर आइलैंड है, तो इस पे उनकी जो है रहने की व्यवस्था की। लेकिन ह्यूमन राइट कमीशन के द्वारा बहुत ज़्यादा सवाल किए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ही फ्रेजाइल एरिया है और ये फ्लड, साइक्लोन, इरोजन ये सारे यहाँ पे हमेशा आते रहते हैं। तो इस वजह से लेकिन बांग्लादेश गवर्नमेंट ने ये बोला कि यहाँ पे हम एक एम्बार्कमेंट जो है 3 किलोमीटर का यहाँ पे खड़ी कर देंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे जो होंगे उनको कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा, ठीक है। तो अगर रोहिंग्या के बारे में देखें तो रोहिंग्या के बारे में तो ये काफ़ी ज़्यादा ही न्यूज़ में रहता है, ठीक है। ये एक एथनिक ग्रुप है, लार्जली इसमें मुस्लिम कम्युनिटी है और वेस्टर्न म्यांमार प्रोविंस से राखीनी से ये आते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट था प्रीलिम्स के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा रामगढ़ डैम। देखो रामगढ़ डैम जो है वो स्टेट ऑफ राजस्थान में है। तो अर्लियर यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी हुआ करता था, लेकिन रामगढ़ डैम जो है अभी काफ़ी सूख चुका है, ठीक है, सूख गया है। तो इससे जो कि सप्लाई करता था ड्रिंकिंग वाटर जयपुर को, तो इस चीज़ से ये जो ड्राई हो गया है, यहाँ पे पानी पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। प्रपोजल रखा गया है कि चंबल रिवर से पानी को राजस्थान के इस रामगढ़ डैम में सप्लाई किया जाएगा, ठीक है। तो ये डैम कंस्ट्रक्ट हुआ था 1904 में और दो सवाई महादेव सिंह सेकंड थे, उनके द्वारा ये डैम बनवाया गया हुआ था। तो अगर चंबल रिवर की हम बात करें तो इंडिया का इज़ द वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूशन फ्री रिवर माना जाता है चंबल रिवर, इसीलिए इससे जो है ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करने की बात की जा रही है। ये विंध्या रीजन से ओरिजिनेट होता है और ये फिर जाके यूपी में यमुना रिवर से मिल जाता है। तो
तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट था। और एक ये रेन फेड रिवर है, मतलब कि ये रेन से, बारिश से इसमें पानी आता है, ठीक है। और ये ट्रिब्यूटरी है, अगर चंबल रिवर की ट्रिब्यूटरी की बात करें तो बानस, काली और पार्वती इसकी ट्रिब्यूटरी है। और मेन जो पावर प्रोजेक्ट डैम है जो चंबल रिवर पे है, ये काफ़ी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो है गांधी सागर डैम, राणा प्रताप सागर डैम, जवाहर सागर डैम एंड कोटा बैरेज। देखो नेशनल चंबल सेंचुरी भी बनाई गई है इसी चंबल रिवर पे, और जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्रिटिकली इंडेंजर्ड घड़ियाल और रेड क्रॉप टूथ जो है कि टर्टल और इंडेंजर्ड गंगेटिक रिवर डॉल्फिन जो है इस रिवर में मिलते हैं। तो ये चंबल रिवर के बारे में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि प्रीलिम्स में आने के काफ़ी ज़्यादा यहाँ से चांसेस हैं, ठीक है। अगर हम लोकेशन देखें तो ये चंबल रिवर है, ठीक है। ये चंबल रिवर है यूपी में जाके यहाँ पे यमुना रिवर से ये मिल जा रही है, और इसके कुछ जो है बानस, ये सारे इसके ट्रिब्यूटरीज हैं। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है माउंट किलिमंजारो के बीच में। माउंट किलिमंजारो भी न्यूज़ में था, कंटेक्स्ट इंपॉर्टेंट नहीं था, ठीक है। तो माउंट किलिमंजारो अगर हम देखें तो एक डोरमेंट वोल्केनो है जो कि तंजानिया में है, और तंजानिया कहाँ है, ये अफ्रीका में है, ठीक है। तो ये लोकेशन ये कहाँ पे लोकेटेड है कि वोल्केनो तंजानिया में है, अफ्रीका में है, ठीक है। डोरमेंट वोल्केनो हो, बस इतना ही जानना इसके बारे में ज़रूरी है, ठीक है। और कुछ अगर हम अदर माउंट के बारे में बात करें जो कि पीक हाईएस्ट पीक हैं, तो वो जैसे माउंट एवरेस्ट हम बात करें तो ये एशिया में लोकेटेड है, ठीक है। एकांकागुआ की बात करें तो ये साउथ अमेरिका में है। किलिमंजारो हमने देख लिया अफ्रीका में है, ठीक है। देनाली कहाँ है, नॉर्थ अमेरिका में है। माउंट कोस्चिको जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है, और माउंट एल्ब्रस जो है वो यूरोप में है, और माउंट विंसन जो है वो अंटार्कटिका में है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सीधे मैच कराने को दे सकता है कि कौन सा कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रोहतांग पास। कंटेक्स्ट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन रोहतांग पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये किसको कनेक्ट करता है, किस रेंज में मिलता है, ठीक है। कभी कभी इसमें भी पासेस को मैच कराने को दे देता है। तो ये माउंट जो है कि रोहतांग पास कुल्लू वैली को लाहौल और स्पीति वैली हिमाचल प्रदेश में कनेक्ट करता है। पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट कि ये हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में किसको किसको कनेक्ट करता है, कुल्लू वैली और विथ लाहौल एंड स्पीति वैली ऑफ द हिमाचल प्रदेश को, ठीक है। और ये लोकेटेड है ईस्टर्न पीर पंजाल रेंज में। और उसके बाद दिस पास लाइज ऑन द वाटर सेट बिटवीन द चेनाब एंड ब्यास बेसिन। चेनाब और ब्यास बेसिन के वाटर सेट पे ये पास लोकेटेड है। कुछ और इम्पोर्टेंट पास हम देख लें कि जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो जोजिला काराकोरम पास जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। जोजिला अलग है, काराकोरम पास अलग है, तो दो पास है, जोजिला एंड काराकोरम पास, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जम्मू एंड कश्मीर में है। ये कनेक्ट करता है श्रीनगर विद कारगिल एंड लेह, श्रीनगर को कारगिल और लेह से कनेक्ट करता है। दूसरा बारालाचा पास और सिपकी ला पास, ये लोकेटेड है हिमाचल प्रदेश में। फिर थर्ड है माना पास, लिपुलेख पास, ये है उत्तराखंड में, ठीक है। जेलेपला नाथुला पास, ये दोनों पास है सिक्किम में। फिर आता है दीपू पास, दिहांग पास और बोमडीला पास, ये है अरुणाचल प्रदेश में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि प्रीलिम्स में हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा उलोरू। उलोरू देखो एक तरह की रॉक है, एक मोनोलिथिक रॉक है जिससे काफ़ी बड़ा रॉक है, और ये है मिलता है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो इसकी लोकेशन ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बस ये ऑस्ट्रेलिया में है। और एक तरीके की इसमें लोग जो है कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। ये बहुत पवित्र माना जाता है वहाँ के लोगों के द्वारा, लेकिन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में होने की वजह से लोग इसको विजिट करते हैं, और इनके द्वारा बोला जाता है कि इनकी पवित्रता यहाँ पे जो है खंडित हो रही है, इस वजह से इसको यहाँ पे बैन कर रहा है ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट के बाहर के विजिटर्स को। यहाँ ऑस्ट्रेलिया में इसका हम लोकेशन देखें तो उलुरु का लोकेशन यहाँ पे है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सरयू रिवर के बारे में। सरयू रिवर इसलिए न्यूज में था क्योंकि 5.50 करोड़ लगभग दिए को इस साल दिवाली पे इस रिवर पे जलाए गए थे, ठीक है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा इस गिनी बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में, जिसको हाईलाइट भी किया गया, ठीक है। तो सरयू रिवर के बारे में हम देखें तो ये फ्लोज होता है उत्तराखंड से और उत्तर प्रदेश से, और फिर जो है कि इसके बारे में वेदा और रामायणा में भी मेंशन है। मतलब एक तरीके की ये बहुत एंशियंट रिवर है जिसके बारे में वेद और रामायण में भी मेंशन किया गया है। ये ओरिजिनेट होता है लेक मानसरोवर से जो हिमालय रीजन पे है, और फिर मर्ज हो जाता है गंगा रिवर से बिहार में सरण डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है।
तो ये अयोध्या जो है इसी सरयू रिवर के किनारे पे बसा हुआ है। ये फ्लो होता है कुमायूं हिमालय से। आप यहाँ इमेज में देख सकते हो किस तरीके से दिए जलाए गए हैं, जिसको गिनी बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी मेंशन किया गया है। नेक्स्ट हमारा आता है साइक्लोन कैयर के बारे में। देखिए साइक्लोन कैयर जो है ये 9 सुपर साइक्लोन है जो कि डेवलप हुआ इंडियन ओशन में। ये माना जाता है कि ये 12 साल बाद जो है ऐसा कोई सुपर साइक्लोन जो है ओरिजिनेट हुआ। 12 साल पहले 2007 में एक सुपर साइक्लोन जनरेट हुआ था, ठीक है, और उसके बाद जिसका नाम था साइक्लोन गोनू। उसके बाद साइक्लोन कैयर जो है 12 साल बाद ओरिजिनेट हुआ इंडियन ओशन में, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सुपर साइक्लोन की बात करें तो साइक्लोन ही जैसे होता है, लेकिन इनका क्या होता है, साइक्लोन को ओरिजिनेट होने के लिए लो प्रेशर की ज़रूरत होती है। तो इसमें लो प्रेशर और भी कम हो जाता है, जिसकी विंड की स्पीड जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है चेन्नई नासिर टनल के बारे में। चेन्नई नासिर टनल काफ़ी न्यूज़ में था, क्योंकि अभी देखो चेन्नई नासिर टनल जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है और इसका नाम बदल के श्यामा प्रसाद मुखर्जी दे दिया गया। बस ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है इसका लोकेशन कि ये कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है, जिससे होके NH-44 भी जम्मू एंड कश्मीर में इधर से होके जाता है। तो ये लॉन्गेस्ट स्टेट मतलब कि टनल है जो कि कनेक्ट करता है उधमपुर को रामबान से। तो इतना ज़्यादा मतलब कि याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये कहाँ पे लोकेटेड है ये लोकेशन ही काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आता है हमारा कोल चिवांग रीचेंग सेतु के बारे में। कोल चिवांग रीचेंग सेतु को अभी रिसेंटली जो है कि इनॉग्रेट किया गया। इंडिया का हाईएस्ट एल्टीट्यूड ऑल वेदर परफॉर्मेंस ब्रिज है, जो कि कहाँ पे लोकेटेड है, लद्दाख में लोकेटेड है। तो इसका भी बस आपको कहाँ पे लोकेटेड है मतलब कि लोकेशन क्या है इसका ये जानने की ज़रूरत है, क्योंकि मैच कराने से ज़्यादा या लोकेशन से ज़्यादा डायरेक्टली कौन करेक्टली मैच है इससे ज़्यादा कुछ इसके बारे में नहीं देता है प्रीलिम्स में। अगर हम देखें तो यहाँ पे आप हम देख सकते हो कि किस तरीके से ये लोकेटेड है। ये हमारा आज का टोटल डिस्कशन था, जिसमें हम हमारा टोटल 5 मंथ का ज्योग्राफी का ख़त्म हो गया करंट अफेयर। अब जो रेस्ट बचा हुआ है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।